हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेज में। तो आज की वीडियो जो है वो बीएड के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी ओवरऑल शैक्षिक तकनीकी वाला जो पेपर है ये उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर एमजीकेवीपी की बात करूँ तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर चलता है, उनका 4th पेपर है। तो आज हम इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आएगी तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो मैं बता देती हूँ। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आधारभूत शिक्षण प्रतिमान का वर्णन करें, या इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के बारे में विस्तार से लिखें। आप अगर साइड में देखें तो एमजीकेवीपी की बात करूं तो 2021 में और 2017 में ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए 2022 में भी एमजीकेवीपी पूछा है, लेकिन कुछ अलग तरीके से पूछा है कि आधारभूत शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्वों का उल्लेख करते हुए आधारभूत शिक्षण प्रतिमान के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो ये आपके 2022 वाले क्वेश्चन में पूछा है। तो अब हम यहाँ आंसर किस तरह लिखेंगे, तो आप हेडिंग डालेंगे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान या आधारभूत शिक्षण प्रतिमान, जिसे इंग्लिश में बेसिक टीचिंग मॉडल कहते हैं। तो अब इसके अंतर्गत हम जो है पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। पहले मैं पढ़ के आपको फिर समझाऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे इसके नाम में देखिए पहले स्पष्ट है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, यानी ये शिक्षण का जो मॉडल ये है बहुत बुनियादी लेवल पे है, मतलब जो बेस होता है किसी भी शिक्षण का वहाँ से ये इसका प्रतिपादन किया गया है इस मॉडल का। तो पहले हम इसके अंतर्गत लिखेंगे कि किन्होंने इसका प्रतिपादन किया। तो लिखेंगे कि इस प्रतिमान का प्रतिपादन रॉबर्ट विलियम ग्लेसर ने 1962 में किया। इसी कारण इस प्रतिमान को ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ग्लेसर जो थे उन्होंने 1962 में किया, और उन्हीं के नाम पे ही इसे हम कहते हैं ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। अब आगे है इसी में कि इसे प्राथमिक शिक्षण प्रतिमान, कक्षा सभा शिक्षण प्रतिमान, मौलिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक प्रतिमान आदि नामों से पुकारा जाता है। यानी इसी प्रतिमान को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो नाम है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। बाकी आगे है कि शिक्षण का यह प्रतिमान पूर्ण रूप से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यानी ये जो है साइंटिफिकली प्रूफ है, यानी जो साइंटिफिक जो हमारे वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उसको ये प्रतिपादन जो है ये जो मॉडल है उसको ये फुलफ़िल करता है। यानी ऐसा नहीं कि बस मनगढ़ंत ये मॉडल हमने बना दिया, ये पूरी तरह प्रूफ है, मतलब इसको साबित किया जा सकता है। ये वैज्ञानिक रूप से जो है इसका प्रतिपादन किया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। यानी इस चीज़ को हम अप्लाई करके देखें तो वाकई में ये चीज़ फॉलो होती है। ठीक, आगे इसी में लिखेंगे कि इस प्रतिमान के अंतर्गत यह मानकर चला जाता है कि शिक्षण वह विशेष प्रक्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है, और इस प्रकार उन क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है जिससे छात्रों का बौद्धिक एकीकरण और उनमें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जाती है। अब इस चीज़ को समझते हैं। तो ये जो मॉडल है, यानी जो बुनियादी शिक्षण मॉडल है, ये मानता है, इसका क्या मानना है, इस मॉडल का क्या मानना है? तो ये मॉडल ये मानता है कि जो शिक्षण हो रही है वो एक तरह की विशेष प्रक्रिया होती है जो किस पर केंद्रित होती है, यानी किस पर निर्भर करती है? अधिगम की उपलब्धि पर। यानी कक्षा के दौरान अगर शिक्षक शिक्षण दे रहा है तो बच्चे उस शिक्षण के दौरान कितना अधिगम कर पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं, उसकी उपलब्धि पर ही जो शिक्षण है वो केंद्रित होती है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो शिक्षण की विशेष प्रक्रिया है उन क्रियाओं का हमें बार बार अभ्यास भी कराया जाता है, जिससे क्या होता है कि छात्रों का बौद्धिक एकीकरण भी होता है, साथ ही बच्चे स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ के प्रति जो निर्णय लेते हैं उनकी क्षमता भी हमें पहचानने में मदद मिलती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये जो मॉडल है ये क्या करता है? शिक्षण का और अधिगम का, यानी शिक्षक जो शिक्षण दे रहा है यानी जो पढ़ा रहा है और बच्चे जो सीख रहे हैं उनके बीच ये संबंध की व्याख्या करता है। कौन? ये बुनियादी शिक्षण मॉडल शिक्षण का और अधिगम के बीच संबंध की व्याख्या करता है बुनियादी शिक्षण मॉडल। तो आगे ऐसे में लिखेंगे, अर्थात यह प्रतिमान शिक्षण और सीखने के बीच संबंध की व्याख्या करता है। यह मॉडल शिक्षा के सभी स्तरों अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर आदि पर लागू होता है। यानी अगर ये देखें तो ये मॉडल हर स्तर पर, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, उच्चतर स्तर हो, सब स्तर पर लागू होता है। और ये शिक्षण और सीखने के बीच संबंध की व्याख्या करता है कि बच्चा कितना सीख पा रहा है, किस तरह का शिक्षण हो रहा है जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, इस चीज़ पर यह केंद्रित होता है।
तो ये आपने देख लिया क्या होता है बेसिक टीचिंग मॉडल, कि इसने प्रतिपादन किया था, सब कुछ मैंने यहाँ बता दिया। बात करते हैं बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के तत्व या घटक या भाग की। तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के अनुसार, यानी इस मॉडल के अनुसार, शिक्षण प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यानी जो शिक्षण चल रहा है, शिक्षण पूरी प्रक्रिया, यानी अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं, बच्चे जो सीख रहे हैं, ये तो पूरी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको 4 भागों में इस मॉडल ने डिवाइड किया है, 4 भाग में। अब कौन कौन से वो भाग है? पहला है अनुदेशात्मक या निर्देशात्मक उद्देश्य, जिसे हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। ठीक है, या करके लिखा है तो कोई भी एक नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है प्रारंभिक या पूर्व व्यवहार, चाहे आप प्रारंभिक व्यवहार लिखिए चाहे आप पूर्व व्यवहार लिखिए, एक ही चीज़ है। तीसरा है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। चौथा है निष्पादन मूल्यांकन। तो ये एक सीरीज में चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखिए ये ग्लेसर ने इन 4 भागों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है। तो फिगर आप देख सकते हैं, ये ग्लेसर के आधारभूत शिक्षण प्रतिमान के जो भाग हैं वो मैंने फिगर वाइज दिखाया है। सबसे पहले अनुदेशात्मक उद्देश्य होता है, फिर प्रारंभिक व्यवहार, फिर उसके बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, फिर निष्पादन मूल्यांकन। ठीक, तो यहाँ तक आई होप कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब हम एक एक करके चारों जो भाग हैं उनको देख लेते हैं कि हर भाग के अंतर्गत क्या होता है। तो यहाँ शॉर्ट में एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है, इसमें पहले उद्देश्य की बात की गई है जो शिक्षण से पूर्व होती है। जैसे हम निर्धारित करते हैं, अध्यापक निर्धारित करता है कि क्लास के दौरान अगर उस फिजिक्स पढ़ाना तो फिजिक्स के उद्देश्य क्या है, बच्चों को सारी चीज़ें अच्छे समझ में आनी चाहिए, बच्चों का जो है वैज्ञानिक सोच डेवलप होना चाहिए, बच्चों की तर्क शक्ति अच्छी होनी चाहिए। तो एक उद्देश्य बना के चलता है। उसी तरह बच्चों का उद्देश्य है कि हम अच्छे से सीख पाएँ, हम किसी चीज़ टॉपिक को डीपली सीख पाएँ। तो जो उद्देश्य होता है शिक्षण से पहले ही जो है जो प्रक्रिया होती है, जो उद्देश्य होते हैं, ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य वही होता है। बात करें पूर्व व्यवहार की, तो पूर्व व्यवहार में बच्चों के पास कितना नॉलेज है, पहले उनका व्यवहार क्या है, सब उस चीज़ से रिलेटेड पहले वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में ये जो है इसके अंतर्गत बहुत सारी शिक्षण विधियाँ, प्रक्रिया जो भी मतलब ये अप्लाई होता है, ये कक्षा के दौरान जो चलता है उसकी बात इसमें होती है। फिर लास्ट में मूल्यांकन, तो इसमें मूल्यांकन की बात की। मूल्यांकन मतलब वही जांचना, परीक्षा वगैरह सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको मतलब थोड़ा सा एक आधार दे दिया क्या होता है, सबके बारे में थोड़ा डीप देख लेते हैं। यहाँ पे इसका वर्णन इस प्रकार है, मतलब अब हम सबका वर्णन करेंगे बारी बारी से। पहला है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं। अगर आप समझ लेंगे तो आप अपने से लिख सकते हैं, पूरा जरूरी नहीं कि पूरा आप लाइन टू लाइन लिखें। समझने के लिए मैंने अलग अलग लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने लिखा है, पहले मैं पूरा पढ़ देती हूँ फिर आपको समझाते हूँ, इससे आसान होगा समझाना भी, आपका टाइम भी बचेगा। अनुदेशनात्मक उद्देश्य अभिप्राय है वे क्रियाएं जो विद्यार्थी को शिक्षण से पूर्व करनी चाहिए। दूसरा, ये वे उद्देश्य है जो शिक्षण शुरू करने से पूर्व शिक्षक निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के उद्देश्यों को अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। ये उद्देश्य सीखने की सीमा का बोध कराते हैं। इन उद्देश्यों को व्यवहारिक कथनों में बदलकर लिखा जाता है। इस तत्व द्वारा विद्यालय, शिक्षक तथा छात्र के उद्देश्यों में भी अंतर किया जा सकता है। आगे है इसमें कि शिक्षक इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण कार्य करता है, अतः स्पष्ट है कि ये वे उद्देश्य हैं जिन्हें किसी भी इकाई के शिक्षण के बाद छात्र प्राप्त कर लेता है। तो अब इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य हमारा तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है, कि ये वे क्रियाएं होती हैं जो विद्यार्थी को शिक्षण से पूर्व करनी चाहिए। यानी शिक्षण शुरू होने से पहले ही विद्यार्थी को कुछ क्रियाएं कर लेनी चाहिए या कुछ उद्देश्य निर्धारित कर लेनी चाहिए। ये उद्देश्य ही क्या होते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो ये तो बच्चों के रिस्पेक्ट में हो गया। अध्यापक के रिस्पेक्ट में क्या हो गया कि ये वे उद्देश्य हैं जो शिक्षण शुरू करने से पूर्व शिक्षक निर्धारित करता है। जैसे अगर आप शिक्षक हैं, अगर आपको पढ़ाने जाना है तो आप अपने मन में बना के जाएंगे ना कि हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चों को सारे पॉइंट्स जो अच्छे से क्लियर हो जाएं, जो टिपिकल चीज़ें हैं वो बच्चे अच्छे से याद कर ले पाए। ऐसा ना हो कि बच्चा रट रहा हो, बच्चा उस चीज़ को समझ पाए। तो हमारा एक उद्देश्य होता है अगर हम पढ़ाने जाते हैं उससे पहले, तो वो हम डिसाइड करके जाते हैं। तो शिक्षण शुरू होने से पहले विद्यार्थी भी कुछ अपना उद्देश्य निर्धारित कर लेता है, शिक्षक भी अपना उद्देश्य निर्धारित कर लेता है। यानी विद्यार्थी कुछ क्रियाएं करता है, कॉपी पेन लेके बैठा रहता है या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको नोट करता है। जहाँ पे उसे डाउट होता है वो सोचता है कि उस चीज़ को हमें पूछना है, तुरंत ऑन द स्पॉट पूछना है। हम ऐसा नहीं कि बस हाँ 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 किए जा रहे हैं क्लास में। तो होता है ना, बच्चे इस तरह करते हैं। उसी तरह शिक्षक पहले से निर्धारित करके जाता है कि इस तरह हमको ये सारे उद्देश्य हम पूरे होने चाहिए अगर हम कुछ शिक्षण कर रहे हैं। तो ये सारे जो उद्देश्य हैं शिक्षक और विद्यार्थियों के, इन्हीं उद्देश्यों को हम लोग अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं।
अब ये उद्देश्य, जैसे हम उद्देश्य जब निर्धारित कर लेते हैं किसी चीज़ का, हम भी अपना जैसे कुछ उद्देश्य बना लेते हैं, हमें लाइफ में ये करना है, तो हम सीखने की जो सीमा होती है, हम कहीं ना कहीं उस चीज़ का बोध कराते हैं कि हमको ये चीज़ें सीखना है, तो हम अपने आप को ये बोध कराते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो एक चीज़ यहाँ पे फ़ायदा ये हो सकता है कि ये जो उद्देश्य हैं, ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य, वो विद्यालय हो, शिक्षक हो या छात्र हो, सबके उद्देश्यों के बीच अंतर करने में भी हमें मदद करते हैं। यानी इसके द्वारा हम सबके ये जो विद्यालय है, शिक्षक है, छात्र है, सबके उद्देश्यों में हम अंतर भी कर सकते हैं इनकी मदद से या इनके द्वारा। और अगर हम जैसे बात करें शिक्षक की, तो शिक्षक जैसे क्लास में पढ़ाने जा रहा है, शिक्षण करने जा रहा है, तो जो उद्देश्य वो निर्धारित कर लेता है, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण कार्य करता है। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक जो है वो शिक्षण कार्य करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। बाकी हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या उद्देश्य होते हैं कि जैसे शिक्षक गया, बच्चों को कुछ टॉपिक, कोई इकाई पढ़ाया, कोई यूनिट पढ़ाया, कोई टॉपिक पढ़ाया, कुछ भी पढ़ाया, तो उसके शिक्षण के बाद छात्र क्या जो उद्देश्य बना के शिक्षक गया था, क्या उसको प्राप्त कर लिए है कि नहीं, तो ये चीज़ भी देखा जाता है। तो ये कौन से उद्देश्य हैं? ये वही उद्देश्य हैं जो कि किसी भी इकाई के शिक्षण के बाद छात्र प्राप्त कर ले, यानी शिक्षक का जो मोटो था, उद्देश्य था, उसको बच्चे वो पूरा कर ले। तो वही उद्देश्य हमारी ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है। बात करें प्रारंभिक व्यवहार की, तो इसमें लिखेंगे पूर्व व्यवहार से अभिप्राय विद्यार्थियों की उन योग्यताओं अथवा व्यवहारों से है जो पाठ्य वस्तु की समझ के लिए अति आवश्यक है। सारी शिक्षण प्रक्रिया पूर्व व्यवहारों पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान, बुद्धि का स्तर, सीखने की योग्यताओं आदि का आकलन किया जाता है। अब इस चीज़ को समझिए, जैसे क्लास में अगर अध्यापक गया कुछ उद्देश्य बना के कि हमको इस तरह पढ़ाना है, वो चलिए बात, अब उद्देश्य की बात अब हम ख़त्म करते हैं। अब वो क्लास में गया, क्लास में बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाना चाह रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि क्लास में गया और बस कुछ भी पढ़ा दिया। बच्चा उस चीज़ के प्रति कितनी नॉलेज रखता है, बच्चे को उस जो पाठ्य वस्तु है उसकी समझ के लिए उसकी क्या योग्यता है, उसके क्या व्यवहार हैं, वो क्या है, ये जानना भी ज़रूरी है। तो जो किसी भी पाठ्य वस्तु को समझने के लिए जो उन बच्चों की योग्यता और व्यवहार हैं, वही हमारा क्या होता है, पूर्व व्यवहार। तो पूर्व व्यवहार का मतलब क्या हो जाएगा कि विद्यार्थी की वो योग्यताएं या व्यवहार जो कि किसी भी पाठ्य वस्तु को, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आवश्यक होती हैं, वही हमारी क्या होती हैं, पूर्व व्यवहार। अब जैसे अध्यापक को कोई क्लास में जाना है, शिक्षा प्रक्रिया स्टार्ट करनी है, तो हम कह सकते हैं कि जो सारी शिक्षा प्रक्रिया जो होती है वो कहीं ना कहीं पूर्व ज्ञान पर या पूर्व व्यवहार पर आधारित होती है। अब बच्चे को हम कोई चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, तो हम ये जानना ज़रूरी है ना कि बच्चे को उस चीज़ के बारे में क्या नॉलेज है, बच्चा उस चीज़ के प्रति क्या रिएक्ट करता है। जब हमको ये आइडिया हो जाता है, तभी हम जो है उसके अनुरूप बच्चे, अब ऐसा नहीं बच्चों को उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता और हम उसको हाई लेवल पे पढ़ा दिए, तो उसका कोई रिजल्ट मिला? कोई रिजल्ट नहीं मिला ना आपको। लगे ऐसा भी होता है कि बच्चों को हम बेस से शुरू करने जा रहे हैं, बच्चा उस चीज़ के बारे में काफ़ी चीज़ें जानता है, तो बच्चा बोर भी हो जाएगा। तो हमें ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि बच्चे को उस चीज़ के बारे में क्या पता है, क्या नहीं, कितना पता है, कितना नहीं, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो पूर्व व्यवहार से मतलब हमारा वही हो गया, वो सारी योग्यताएं या व्यवहार जो पाठ्य वस्तु की समझने के लिए आवश्यक होती हैं। हमको ये जानना ज़रूरी है कि बच्चा कितना जानता है, बच्चे की क्या योग्यता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि इसके अंतर्गत क्या होता है। जैसे शिक्षा प्रक्रिया शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं इसके अंतर्गत, प्रारंभिक व्यवहार के अंतर्गत, कि छात्र के जो पूर्व ज्ञान है, उनका हर जैसे बच्चों के बुद्धि का स्तर क्या है, उनकी सीखने की योग्यता क्या है, हम इस चीज़ का आकलन करते हैं कि बच्चा कितना जानता है, कितना नहीं, कौन बच्चा किस लेवल का है, कौन से बच्चे की बुद्धि स्तर कितना कैसी है, ये सारी चीज़ों का हम इसके अंतर्गत आकलन करते हैं। तीसरा हमारा स्टेप आता है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। अभी तक हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिया, फिर हम क्लास में गए, हमने बच्चों के व्यवहारों को, उनकी योग्यताओं को समझा, जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाए कि बच्चों के बुद्धि का स्तर क्या है, उनकी योग्यता क्या है सीखने की, उनका नॉलेज क्या है पहले का, वो सब हम जान लिए। अब हम अप्लाई करते हैं, प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं शिक्षण का। तो अनुदेशात्मक प्रक्रिया में शिक्षण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, अनुदेशात्मक प्रक्रिया का संबंध शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं से होता है, अर्थात इस पद में वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जो किसी पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में या प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयुक्त होती हैं। इस सोपान के अंतर्गत शिक्षण विधियों, शिक्षण प्रविधियों, शिक्षण सहायक सामग्री आदि का प्रयोग होता है।
यह प्रक्रिया शिक्षण का क्रियात्मक पक्ष कहलाता है। अब देखिए, क्रियात्मक पक्ष मतलब इसमें अब क्रिया हो रही है। तो जैसे मैंने कहा, अब पहले उद्देश्य हो गया, फिर हमने बच्चों के बारे में जान लिया, उसके बारे में कि बच्चों का लेवल क्या है, बच्चों की सीखने की क्षमता क्या है। अब हम अप्लाई कर रहे हैं। तो शिक्षण अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें क्रिया होती है, यानी इसके अंतर्गत हम शिक्षण विधि अप्लाई करते हैं, शिक्षण प्रविधियाँ अप्लाई करते हैं, शिक्षण करते हैं, मतलब उसमें शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं इसके दौरान हम इस सोपान के अंतर्गत, इस प्रक्रिया के अंतर्गत। तो यानी ओवरऑल क्या होता है कि इस प्रक्रिया का संबंध किससे होता है? शिक्षण में जो भी क्रियाएं हम यूज कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं, उनसे इसका मतलब होता है। यानी इसमें ओवरऑल सारी क्रियाएं सम्मिलित हो जाएंगी, जिसकी मदद से हम पाठ्य वस्तु को बच्चों के समक्ष रखते हैं, उन पाठ्य वस्तु का बच्चों के समक्ष प्रस्तुतिकरण करते हैं, बच्चों को पाठ्य वस्तु के बारे में समझाते हैं। तो उसमें हम बहुत सारी क्रियाएं जो आती हैं, वो सारी क्रियाएं अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप कोई भी शिक्षण विधि यूज कर लिए, जैसे प्रदर्शन विधि, व्याख्या विधि, जो भी विधि आप यूज करें, कोई भी जो टीचिंग एड्स आते, मतलब मटेरियल आते हैं जो कि सहायता करते हैं शिक्षण में, जैसे आप जो है ब्लैक बोर्ड का यूज कर लिए, चार्ट पेपर का यूज कर लिए, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो सब इस प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगी। यानी ओवरऑल इसमें अब क्या हो रहा है? क्रिया हो रहा है। शिक्षण विधियों का प्रयोग हुआ, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग हुआ, बहुत सारी क्रियाएं जो भी यूज हुई वो सब इसके अंतर्गत आएंगी। तो इसीलिए हम इसे क्रियात्मक पक्ष कहते हैं। बात करते हैं चौथा, निष्पादन मूल्यांकन। तो इसके अंतर्गत वे परीक्षा तथा निरीक्षण विधियां आदि आती हैं, जिसके आधार पर शिक्षक कोई निर्णय लेता है। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का पता लगाना। इस प्रक्रिया में निर्णय लिया जाता है कि मूल्यांकन कैसे किया जाए तथा किस प्रकार के शिक्षण की सफलता तथा असफलता पता लगाई जाए। यानी अब देखिए, मूल्यांकन हो रहा है, तो मूल्यांकन में हमने जो उद्देश्य पहले अध्यापक मान के चलता है, अध्यापक का उद्देश्य था ना बच्चों को सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए, बच्चे मतलब जो भी उद्देश्य अध्यापक का रहता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा हम इसके अंतर्गत पता लगाते हैं कि हमने जो उद्देश्य बनाया था, उस उद्देश्य में किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है, किस किस उद्देश्यों में सफलता मिली है, किस में नहीं मिली है। यानी हम इस हर पहलू को देखते हैं, पॉजिटिव पहलू को भी और निगेटिव पहलू को भी। तो शिक्षण की हम सफलता का भी पता लगाते हैं, असफलता का भी पता लगाते हैं। यानी इसमें ओवरऑल क्या हो रहा है? मूल्यांकन हो रहा है। इसमें हम परीक्षा, निरीक्षण विधि जो भी इसके अंतर्गत हम यूज करते हैं, उसके आधार पर शिक्षक निर्णय लेता है कि हमें कितनी सफलता मिली है उद्देश्यों को प्राप्त करने में, जो हमने पहले निर्धारित किया था क्लास में जाने से पहले, और कितनी उसमें असफलता मिली है। तो ये सब कुछ होता है निष्पादन मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा या कुछ डाउट हुआ होगा आपको, तो आप लोग कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अलग से वीडियो भी बनाने के लिए हमेशा रेडी हूँ। आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब हमारा एक क्वेश्चन लास्ट में बचा था महत्व वाला, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के उपयोग या महत्व। तो इसके महत्व निम्नवत है, ज़्यादा नहीं लिखा है मैंने, 6-7 पॉइंट लिखे हैं, तो सबको देख लेते हैं। तो ये प्रतिमान शिक्षण को अधिक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाते हैं। यानी जब हम जो ये प्रतिमान है, तो इसकी मदद से शिक्षण जो है बहुत उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। यानी उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो हम उस उद्देश्य को फुलफिल करने में जो है ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षण है वो सार्थक होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है और प्रभावशाली भी होती है। दूसरा है, ये प्रतिमान कक्षा शिक्षण में सुधार लाते हैं और उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन करने में सफल होते हैं। शिक्षण का मेन मोटो क्या होता है कि बच्चों के व्यवहार में हम वांछित परिवर्तन लाएं, अच्छा परिवर्तन लाएं। यही तो होता है ना, शिक्षण क्यों किया जाता है, अध्यापक क्यों बच्चों को पढ़ाता है? ताकि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, अच्छे परिवर्तन आए, बच्चा लाइफ में सफल हो, आगे कुछ कर पाए, अच्छा कर पाए। तो वही है कि कक्षा जो ये प्रतिमान है, ये कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है, वातावरण, एक ऐसा वातावरण का निर्माण करता है कि बच्चों के व्यवहार में जो है अच्छे परिवर्तन ला पाए। तीसरा है, ये शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं तथा विभिन्न शिक्षण नीति प्रविधियों के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश देते हैं। यानी एक दिशा भी प्रदान करते हैं कि कब कौन सी शिक्षण विधि प्रविधि हम प्रयोग करें, जिससे कि शिक्षा प्रक्रिया का हो बेहतर हो, प्रभावशाली हो। चौथा है, ये शिक्षण के किसी एक या अधिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विशिष्ट, मतलब एक समान उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। तो ये जो एक से अधिक जो विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं ना, उसको भी प्राप्त करने में ये प्रतिमान जो है मदद करता है।
5वां है, इसके माध्यम से शिक्षण क्रियाएं अधिक क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित हो जाती हैं। जो यानी जो भी शिक्षण प्रक्रिया हो रही है वो क्रमबद्ध होती है, क्रम से चलती है। ऐसा नहीं कि अभी ये चीज़ पढ़ा अचानक से ऐसी जगह चले गए कि बच्चों को समझ भी नहीं आया। क्रमबद्ध तरीके से चलती है और सुव्यवस्थित तरीके से शिक्षण क्रिया चलती है इस प्रतिमान के प्रयोग करने से। छठा है, ये शिक्षण की प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप प्रदान करती है, यानी हर चीज़ का प्रूफ होता है। ऐसा नहीं कि हवा में बात हो रही है। जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है वो वैज्ञानिक रूप देती है, यानी बच्चों का जो है बच्चे उसको अच्छे से समझ पाएँ। मतलब ज़मीनी तौर पे बच्चों को वो चीज़ें सब कुछ एक्सप्लेन करती है शिक्षण जो होता है यहाँ पर, और उस हर चीज़ का प्रूफ भी होता है, यानी तर्क भी होता है हर एक चीज़ का। तो शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है उसको ये वैज्ञानिक रूप प्रदान करती है। अगला हमारा है, ये इसके द्वारा शिक्षा की मूल्यांकन प्रणाली का विकास किया जाता है। वही चीज़ की मूल्यांकन करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कैसे मतलब हमारे उद्देश्यों की कितनी प्राप्ति हुई या नहीं। तो एक मूल्यांकन प्रणाली का भी इसके द्वारा जो है विकास होता है। अगला है, ये प्रतिमान शिक्षण को वैज्ञानिक, नियंत्रित तथा उद्देश्य निर्देशित बनाते हैं, जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाना सरल और सहज हो जाता है। जब शिक्षण जो है वैज्ञानिक होगा, नियंत्रित होगा, उद्देश्यपूर्ण होगा, तो बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं वो आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। 9वां है, इस प्रतिमान के आधार पर विभिन्न शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। ये बहुत सारे जो शिक्षण के सिद्धांत हैं उसका भी हम इस प्रतिमान के आधार पर जो है अप्लाई कर सकते हैं उन सिद्धांतों को। तो इत्यादि लिख दिया हमने, ये इतने आई थिंक इनफ है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमान है या बहुत महत्वपूर्ण मॉडल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। जैसे मैंने कहा आप कमेंट करके भी जरूर बताया करें। साथ ही अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इनको सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।